Hello, Assalamu alaikum. Let me introduce myself. My name is Hassan Asman and I am the tech lead at SOC Solutions. So I will introduce to you how to become the blockchain developer. I will provide you the roadmap. So by following this roadmap, you can become a blockchain developer. So let's start. So the topics we are going to cover is what is the blockchain. मतलब जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होगा कि ब्लॉकचेन होती क्या है, आप लोगों को ब्लॉकचेन क्यों पढ़नी चाहिए एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम द ब्लॉकचेन डेवलपर। कि आपको कौन कौन सी स्किल्स या कौन कौन सी डेवलपमेंट लैंग्वेजेस आप लोगों को आनी चाहिए जिसके थ्रू आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। वो कौन सी एप्लीकेशन है जो आप ब्लॉकचेन डेवलपर एक ब्लॉकचेन डेवलपर बना सकता है। एक डैप क्या होता है, वेब 3.0 क्या है, क्रिप्टो वॉलेट क्या है, इंट्रोडक्शन फंक्शनल नॉन फंजिबल टोकन्स एंड व्हाट इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट बाय ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 2011 से, जब ब्लॉकचेन की कंपनी ने एक फर्स्ट कॉइन जो है वो लॉन्च किया था जो कि बिटकॉइन था। सो ब्लॉकचेन के कोई एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक हमारी जनरल प्रॉब्लम है इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जब हमारे पास इलेक्शन शुरू होते हैं तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो अपोनेंट पार्टीज होती हैं या जो पार्टीज जो लूज कर देती हैं वो क्लेम करती हैं कि उनकी वोटिंग सही नहीं हुई। इसका सिनेरियो क्या होता है कि सबसे पहला शक जो इसके अंदर जाता है एज अ वोटर वो ये जाता है कि आपने जो वोट कास्ट किया है वो एक सही पार्टी को या सही कैंडिडेट को गया भी है या नहीं गया, या आपका वोट जो है वो काउंट हुआ भी है या नहीं काउंट हुआ। सो ये सबसे बड़ा जो हमारे पास इशू हम लोग पाकिस्तान में फेस करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इशू जो हम लोग फेस करते हैं। ब्लॉकचेन को अगर हम लोग इस सिनेरियो में ला के रखें तो ब्लॉकचेन हमारी इसमें क्या हेल्प कर सकती है। मेनली जो कॉन्सेप्ट हम सब सारे हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो ये है कि ब्लॉकचेन खाली बिटकॉइन तक लिमिटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लॉकचेन जो है हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशन जो वो प्रोवाइड कर रही होती है। अगर हम लोग इसको इसी प्रॉब्लम में रहते हुए देखें कि इलेक्शंस के टाइम पे तो ब्लॉकचेन हमारी क्या मदद करेगी। ब्लॉकचेन का जो मेन फीचर है वो ये है कि ये इनक्रिप्टेड होती है और ये इनविजिबल होती है। और सो इसमें अगर हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे हमारी काफ़ी और हेल्प कर सकती है वोट कास्टिंग की, हम लोग एप्लीकेशंस इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ब्लॉकचेन के हमारे पास विजिबल इनविजिबल होती है और इनक्रिप्टेड होती है, और इसमें हमारे पास खाली डेटा जो क्रिएट हो सकता है और रीड हो सकता है। ऑप्शन जो है हमारे पास डिलीट का और एडिट का हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकचेन में नहीं होता है। और इसमें वन टाइम इंक्रिप्शन होती है, मीन्स के एक दफ़ा डेटा इसके अंदर चला गया, एक दफ़ा डेटा जो इसके अंदर राइट हो गया वो डेटा ना चेंज हो सकता है ना डिलीट हो सकता है। सो ये ब्लॉकचेन की सबसे बड़ा फीचर्स हमारे पास माना जाता है इसके अंदर। जब भी हम लोग उसको डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, आपको ब्लॉकचेन का डेवलपर क्यों बनना चाहिए। उसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। मीन्स के आप ब्लॉकचेन को पढ़ के या ब्लॉकचेन एज अ डेवलपर बन के आप अपने कैरियर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसकी मेनली रीज़न ये है कि इस टाइम वर्ल्ड में और पाकिस्तान में भी ब्लॉकचेन के डेवलपर्स बहुत कम है, और ये हाईली पेड जो है वो इस टाइम जॉब है पूरी वर्ल्ड के अंदर जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर्स को मिलती है। गुड इनकम पोटेंशियल भी इसके अंदर आ गया। ब्रेक थ्रू इन वेरियस इंडस्ट्रीज के मीन्स के काफ़ी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम जो है उसने ब्लॉकचेन ने सॉल्व कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि वोटिंग मैकेनिज्म को हम लोग ले लेते हैं, तो वोटिंग मैकेनिज्म जो है वो ब्लॉकचेन उसमें काफ़ी हमारी हेल्प कर सकती है। ब्लॉकचेन जो एक डिजिटल आइडेंटिटी आप लोगों को प्रोवाइड करी होती है, इसका डेटा जो है वो सिक्योर होता है। जैसे भी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि इसके वन टाइम इंक्रिप्शन है और खाली इसमें डेटा रीड कर सकते हैं। आप इसमें डेटा एडिट नहीं कर सकते, ना ही डेटा आप इसके अंदर या डिलीट कर सकते हैं। इसके गवर्नमेंट में काफ़ी यूजेस हैं। इसके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ब्लॉकचेन के अंदर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स। द रीज़न बिहाइंड दिस के ब्लॉकचेन्स के जो कॉइन्स हैं, मीन्स कि हम लोग कॉइन्स पाएँ तो बिटकॉइन हो गई या फिर डिफरेंट कॉइन्स हमारे पास हो गई, ये हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास ये आती है कि स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपको एक अच्छा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स आनी चाहिए।
एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आपको पता होना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर क्या होता है वो पता होना चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट में डिफरेंट लैंग्वेजेस पे हम लोग ब्लॉकचेन पे डेवलपमेंट करते हैं, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन है, रस्ट है। तो हम लोग वेब डेवलपमेंट में ये लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर अ ब्लॉकचेन। एंड जो मेन जो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होती है इन अ वेब डेवलपमेंट और इन अ डेप, वो है वेब थ्री। वेब थ्री क्या होती है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस अगर हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन आप कौन कौन सी ब्लॉकचेन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, उसमें सबसे मेन एप्लीकेशन जो आती है वो आती है हमारे पास एनएफटी मार्केट प्लेसेस, जो कि एक ह्यूज इनकम जनरेट करके दे सकती है आपको। वो कैसे एनएफटी क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके मार्केट प्लेसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो थर्ड फीचर इसका हमारे पास डिफाइन हुआ है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होती है, जैसे हम लोग रियल टाइम अगर पाकिस्तान में बैठ के हम लोग बात करें तो हमें अगर इंडिया में पेमेंट भेजनी है जो कि अलाउ हमें नहीं होता इस टाइम पे। सो अगर हम लोग इस ब्लॉकचेन के थ्रू पेमेंट भेजना चाहते हैं, हम लोग ईजिली भेज हम लोग इंडिया पे या फिर किसी भी मुल्क के रेजिडेंट को हम लोग ये पेमेंट भेज सकते हैं। रियल टाइम आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आईओटी के अंदर इसके काफ़ी यूजेज हैं, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक मॉनिटरिंग, वोटिंग मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पर वोटिंग मैकेनिज्म मैंने आपको पीछे कंप्लीटली बताया कि वोटिंग मैकेनिज्म में हम लोग ब्लॉकचेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमारे पास सेकंड चीज़ आती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होती है, जस्ट लाइक द स्टॉक एक्सचेंज के मीन्स आप अपने शेयर्स, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाए तो आप अपने जो शेयर्स होते हैं वो आप इसकी सेल्स या बाय कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे भी आपके कॉइन्स की सेल हो रही होती है, कॉइन्स की परचेजिंग हो रही होती है। जैसे प्राइस अप जा रहे होते हैं तो जैसे लाइक हम लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि आपके जो शेयर्स होते हैं हमको सेल आउट कर देते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है ह्यूज अमाउंट में। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में या फिर ब्लॉकचेन में प्रॉफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है डेप की। डेप क्या होता है, डेप बेसिकली होती है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि पी टू पी ब्लॉकचेन पे चलती है। इसके मीन्स क्या होगा कि डेप की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो किसी भी सिंगल सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। डिफरेंट सर्वर्स पे इनकी एप्लीकेशन जो हैं वो डिपेंडेंट होती है और कोई भी एक भी सर्वर डाउन हो जाए तो किसी एप्लीकेशन को उस पर फर्क नहीं पड़ता है। और ये पी टू पी सपोर्टेड एप्लीकेशंस का मोबाइल या फिर वेबसाइट जिस पे भी आप टैब चला रहे हैं उनका होना जो है उसके अंदर ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे वेब थ्री क्या होती है। वेब थ्री का काफ़ी जिक्र हम लोग पीछे सुन के आ रहे हैं और आप लोगों को भी पता होगा कि अभी जो हमारे पास आने वाला दौर है या आने वाला एरा है वो वेब थ्री का है। वेब थ्री बेसिकली क्या है, वेब थ्री भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में यूज़ की जाती है और जो हमारे पास जो वेब थ्री से पहले यूज़ हो रहा था वो था वेब 2.0 ना। वेब 2.0 वेब 3.0 में मेन जो फीचर हमारे पास जो डिफरेंशिएट हमें करते हैं ये कि वेब 2 जो है वेब 2.0 वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन या सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज़ करती थी। बट अब वेब 3 वो जो है वेब 3.0 जो है वो हमारे पास डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो यूज़ की जाती है। मीन्स के वो एप्लीकेशन इसके अंदर सिंगल सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, हर एप्लीकेशन इसके अंदर डिफरेंट सर्वर्स पे डेवलप की भी होती है। क्रिप्टो वॉलेट्स, क्रिप्टो वॉलेट एक मेन चीज़ है। अच्छा क्रिप्टो वॉलेट होता है क्या है, क्रिप्टो वॉलेट जो है हमारे पास एक बेसिकली रियल लाइफ या ट्रेडिशनल हम लोग अपने उस पर देखें तो हमारे पास एक वॉलेट होता है जिसके अंदर वॉलेट्स में हमारे तमाम एसेट्स जो हैं वो होल्ड हुए होते हैं। आपके तमाम जो कैश है, आपके एटीएम कार्ड्स हैं, ये सब चीज़ें आप अपने वॉलेट के अंदर रखी हुई होती है नॉर्मली आप सबने। सो क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होता है, क्रिप्टो वॉलेट एक वर्ड से डेफिनेशन निकली इसकी, क्रिप्टो एंड अदर वर्ड इज वॉलेट। जिसके आप एक वॉलेट पे आप एक तमाम क्रिप्टो के एसेट्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं। क्रिप्टो के एसेट्स में डिजिटल एसेट्स आपके पास आ गए, डिजिटल एसेट्स में आपके पास कॉइन्स आ जाते हैं, आपके पास एनएफटीज आ जाती हैं, आपका डिफरेंट कॉइन्स होते हैं, एनएफटीज होती हैं जो कि आप अपने वॉलेट में होल्ड किए हुए होते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास सेकंड जो आते हैं वो होते हैं क्रिप्टो वॉलेट। होते कौन कौन से, मीन्स के क्या नाम है इनके ना। सो मेटामास्क टॉप है, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइन बेस, कॉइन98 एंड फैंटम। अच्छे इसमें जो हमारे पास कॉइन वॉलेट्स होते हैं उसके काफ़ी कंपनीज जस्ट लाइक मेटामास्क हैं, कॉइन बेस है, कॉइन98 और फैंटम ने हमारे पास इसके वॉलेट क्रोम एक्सटेंशन या फिर ब्राउजर एक्सटेंशन जो हमारे पास प्रोवाइड किए हुए जिसको हम इंस्टॉल करके अपना वॉलेट जो ईजिली कर सकते हैं, ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना वॉलेट ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी प्रोसेस होता है कि इसका आपने क्रोम के वेब स्टोर पे गए या फिर आप एच के स्टोर पे गए, आपने वहाँ पे मेटामास्क सर्च किया, आपने इंस्टॉल किया, आप
कि जैसे इंस्टॉलेशन डन होगी आपका फिर वॉलेट की क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर आप उसके बाद वॉलेट अपना बना सकते हैं। आपको उसमें से मेटामास्क हो गए, ट्रस्ट वॉलेट, जितने भी वॉलेट होते हैं उसमें कॉमन चीज़ होती है, वो होती है एक पब्लिक की। पब्लिक की होती है जस्ट लाइक योर अकाउंट नंबर इन द बैंक वॉलेट। आपका बैंक का जो अकाउंट है उसका अपना अकाउंट नंबर होता है, वो आपके क्या होता है, अकाउंट नंबर एक पब्लिक की होती है। मीन्स कि अगर कोई भी बंदा आता है जिसने आपके अकाउंट में जो है वो कैश डिपॉजिट करना है, तो आप उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, आप उसको प्रोवाइड करते हैं आप अपना अकाउंट नंबर। ऐसे ही क्रिप्टो वॉलेट में आपके पास जितने भी वॉलेट्स होते हैं उसके अंदर होती है एक पब्लिक की, जो कि पब्लिक की आपके एड्रेस को इंडिकेट करी होती है कि अगर किसी ने आपका डिपॉजिट करना है तो आप वो आपके इस एड्रेस पर डिपॉजिट करेगा, तो आपके वॉलेट में आके फिर वो शो हो जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास होती है। मीन्स के एसेट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू फंजिबल एंड नॉन फंजिबल टोकन, हमने पहली ही स्लाइड में देखा था, पहले ही इसके सेशन में देखा गया एनएफटीज का हमने काफ़ी जिक्र सुना था। सो जहाँ तक मुझे लगता है एनएफटीज में आप लोगों ने भी काफ़ी इस चीज़ को सुना होगा कि एनएफटीज होती क्या है। काफ़ी कन्फ्यूजन हमारी मार्केट में उस टाइम काफ़ी ऑडियंस में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि एनएफटी बेसिकली होती क्या है, लोग क्यों इसको परचेज करते हैं, लोग क्यों इसको बाय करते हैं, लोगों को इसमें से फ़ायदा होता है क्या है। तो बेसिकली एनएफटी होती है हमारे पास, जो इसकी अगर फुल फॉर्म में देखा जाए तो नॉन फंजिबल टोकन हमारे पास इसके इंडिकेट करते हैं। मीन्स के ऐसे टोकन जो कि डिजिटल एसेट्स होते हैं आपके, आपने एक आर्ट बनाया, आर्ट बनाने के जैसे पहले ज़माने में हमारे पास होता है, पहले होता था अभी भी होता आ रहा है कि गैलरीज लगती थी जहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट आते थे, अपनी जो है वो आर्ट को शो करते थे। फिर जो उसमें इंटरेस्टेड लोग होते थे वो उसकी प्राइस जो है आर्टिस्ट को पे करते थे, और जो आर्ट उनकी प्रॉपर्टी बन जाती थी। फिर एनएफटीज भी सामलाइक ऐसे ही काम कर रही होती है कि एक डिजिटल आप अपना एक आर्ट बना लें, आर्ट बनाने के बाद अब इसको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हमारे पास एनएफटीज की होती है। एनएफटीज की मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं कि वहाँ पे जैसे आप गए, आपने अपना आर्ट बनाया, फिर अपनी एनएफटीज को वहाँ पे मार्केट प्लेस में जाके मीन्स शो करवा दिया कि आप हाँ अब इसको सेल करना है। तो जैसे हम वहाँ पे सेल लगाते हो, डिफरेंट वहाँ पे ऑडियंस होती है, डिफरेंट वहाँ पे ऑडियंस आपकी एनएफटीज को देख रही होती है और आपके एनएफटीज परचेज कर लेती है। अच्छा, एनएफटीज जो परचेजिंग होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ले लें या फिर आप ले लें कि आपको कैसे उसके जो है वो पैसे मिलेंगे, आपको कैसे उसकी आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट जो मिलती है। एनएफटीज भी जो है जो अमाउंट इसकी लगती है वो क्रिप्टो करेंसी में ही लगती है। मीन्स कि आप बोलेंगे कि एक एनएफटी आपका 0.1 बीएनबी की है, 0.1 बिटकॉइन की है, 0.1 सोलाना की है। सो ये डिफरेंट इसके प्राइसेस होते हैं, डिफरेंट इसकी चीज़ होती है। चेन से ही हमारे पास दूसरा एक टॉपिक निकल के आ जाता है कि चेन्स क्या होती हैं। ब्लॉकचेन में हमारे पास डिफरेंट चेन्स जो है वो इंडिकेट हुई भी होती हैं, जैसे कि इथेरियम की चेन है हमारे पास, उसका हमारे पास एक बाइनेंस की चेन आ जाती है। ये होता है कि आपके क्रिप्टो करेंसी तो है, पर उसके ऊपर डिफरेंट चेन्स हमारे पास जो है वो रन हो रही होती है, डिफरेंट नोड्स पे डिफरेंट चेन्स जो है वो हमारे पास चल रही होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे ले लें कि डिफरेंस हमारे पास मेन ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ले लें तो इथेरियम में, तो इथेरियम और बीएससी में गैस फीस जो है वो लो होती है, मतलब बीएससी की जो गैस फीस है वो लो होती है इथेरियम से। तो मीन्स काफ़ी और जाके इसके डिफरेंसेस हैं, तो एडवांटेजेस भी होते हैं इसके। गैस फीस भी हमारे पास एक टॉपिक निकला है, गैस फीस क्या होती है। गैस फीस बेसिकली अगर टैक्स आप पे करते हो ब्लॉकचेन को, कि अपने आपके ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर दे, या फिर आपने जो इसको रिक्वेस्ट दिए, जैसा कि आपने उसको बोला कि एनएफटी ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, तो आप उसको एक फ़ीस देते हो, वो कहलाती है गैस फीस। तो गैस फीस जो है वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन ही इसको सेट करता है कि आपकी गैस फीस क्या होगी ना। सो ये गैस फीस आपकी ये चीज़ होती है। और उसका हम दूसरा टॉपिक पाते हैं अपने फंजिबल टोकन्स पे। फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, फंजिबल टोकन्स इज एग्जाम्पल हम इसमें इसकी बिटकॉइन होता है, इसमें बीएनबी होता है, इसमें इथेरियम होता है हमारे पास। फिर डिफरेंट होता है हमारे पास फंजिबल टोकन। मीन्स के जो आपके पास कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स बिटकॉइन, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। सो ये आपके जितने भी कॉइन्स होते हैं हमारे पास फंजिबल टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका मीन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर लें, तो अगर आप $1 जो पाकिस्तान में बैठ के आपके पास एक $1 है, सो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएँ तो आपके पास वो $1 ही रहेगा। नो मैटर कि आप कौन सी भी कंट्री में हैं, आप कौन सी करेंसी से आप इसको एक्सचेंज करें, तो आपको $1 की वैल्यू क्या है, वो आपकी $1 की ही वैल्यू रहेगी। सेम लाइक हमारे पास एक बीटीसी में आता है, तो बीटीसी में भी सेम यही काम होता है। बीटीसी मीन्स के बिटकॉइन के आपके पास अगर एक बिटकॉइन है तो उसकी वर्थ जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे, डिफरेंट जगहों पे उसकी वैल्यू 1 बिटकॉइन ही रहेगी। एक फंजिबल टोकन की जो है डेफिनेशन में भी आता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, वो आती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक सिक्योर सिस्टम किया जाता है, इसको सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। मीन्स कि इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन इसमें इंडिकेट नहीं होता। अगर हम लोग एक एग्जांपल है रियल लाइफ एग्जांपल के, रियल एस्टेट की एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं कि आपको प्रॉपर्टी कोई चाहिए, आप प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं एजेंट के पास, जो कि प्रॉपर्टी एजेंट होता है, उसको जाके बोलते हैं मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। आप अपनी अमाउंट जो है या फिर प्रॉपर्टी की जो अमाउंट होती है वो आप इसको पे करते हैं, फिर तमाम पेपर वर्क होता है, प्रॉपर्टी आपके हैंड ओवर हो जाती है या फिर आपके पास ट्रांसफ़र हो जाती है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। बट इसमें थर्ड पर्सन जो है इंक्लूड होता है। वो थर्ड पर्सन कौन होता है? एजेंट होता है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ये चीज़ खत्म कर देता है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी नहीं होता। मीन्स का खाली आप हो तो सेकंड पार्टी होती है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये काम भी होता है हमारे पास। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है? मीन्स का आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक रिक्वेस्ट दी, आपने एक कोड रिक्वेस्ट दी कि आपको एक कॉइन चाहिए, एक न्यू कॉइन आपने लॉन्च किया, कोई यूज़र आता है वो आपकी कॉइन को परचेज करने की रिक्वेस्ट करता है। सो पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके वो मेथड इंडिकेट होगा जहाँ पर आपका ट्रांसफ़र का फंक्शन बना हुआ होगा। ट्रांसफ़र के फंक्शन पे जाके वो पहले आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा कि ये कॉइन जो है एग्जिस्ट करता है भी है नहीं करता, ये कॉइन की इतनी अमाउंट है हमारे पास या नहीं है। वो कॉइन की अमाउंट होगी जब भी वो आपसे जो है वो आपकी गैस फी या फिर जो आपके चार्जेस वो लेगा, अदरवाइज आपके चार्जेस नहीं लेगा। सो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास इसलिए बोला जाता है कि सिक्योर है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सबसे मेन फीचर वो ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक में डिप्लॉय एक ही होता है। मीन्स का आपने एक दफ़ा अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने डिप्लॉय कर दिया है किसी भी चेन के ऊपर, तो आप उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब इसको बोला जाता है सिक्योर, जो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सॉलिडिटी जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है हमारे पास, रस्ट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, वैनिला जावास्क्रिप्ट पे भी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप राइट कर सकते हैं अपना। वाइपर, वाइपर जो है हमारे वीआईपी, ये जो हमारे पास एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क हमारे पास इसको बोला जाता है, जो कि हमारे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है वाईयूएल। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं अपना। अच्छा, तो एक चीज़ होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप अपना लिखेंगे कहाँ, आप उसको डिप्लॉय कहाँ करेंगे, कौन कौन सा ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जस्ट लाइक हमारे रिमिक्स ले लें आप, रिमिक्स हमारे पास सबसे फेमस जो हमारे पास है कि हम आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिमिक्स होता है एक, और इसका हमारे पास रिमिक्स की एक आईडीई है बेसिकली। मीन्स कि आप इसको क्रोम पे जाते हैं और क्रोम पे जाके आपने लिखा रिमिक्स आईडी, तो रिमिक्स जो है वो हमारे पास ओपन हो जाता है। रिमिक्स जैसे ही आपके पास ओपन होगा, वहाँ पे जाके अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं, और कोड लिखने के साथ साथ आप वहाँ पे आप उसको जाके टेस्ट भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपको ज़रूरत डिप्लॉय आपने एक दफ़ा कर दिया टेस्ट नेट के ऊपर ना। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट नेट और मेन नेट दो चीज़ होती हैं। मीन्स कि आप जब प्रोडक्शन टाइम पे होते हैं, जब अपना प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे आप यूज़ करते हैं हम लोग मेन नेट, बट जब हम डेवलपमेंट टाइम पे यूज़ करते हैं हम लोग टेस्ट नेट फॉर टेस्टिंग पर्पस। आप गए अपने रिमिक्स पे जाके आप अपना टेस्ट नेट सर्वर पे जाके आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी बेसिकली एक वेबिनार जिसमें आपको एक ओवरव्यू दिया गया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एनएफटीज क्या होती हैं, टोकन्स क्या होते हैं, फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, इसके कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, और कौन सी लैंग्वेजेस में आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई इशू आता है या क्यूरी आपकी है, सो हमारे डिस्कॉर्ड का चैनल है, डिस्कॉर्ड के चैनल पर हमारी कंप्लीट टीम बैठी हुई है एसोसी सॉल्यूशंस की। सो वहाँ पे जाके आप अपना डिप्लॉयमेंट मीन्स कि आपको कोई इशू आ रहा है, कोई क्यूरी है, सो वहाँ पे जाके अपना सिंपली क्वेश्चन लिखे, और हमारी जो टीम है, जो एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है हमारे यहाँ पे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको देगी। प्लस सेकेंडली हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर हम लोग कंप्लीट वेब 3 का जो है वो कोर्स करवा रहे हैं। आप वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कंप्लीट जो डेली अपडेट्स हैं हमारे रिगार्डिंग वेब 3 कोर्स आपको वहाँ पे जो है कम्प्लीटली मिलती रहेगी। अगेन सो ये वेबिनार का एंड हो गया। सो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें सीखा, और मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ आप कुछ यहाँ से काफ़ी चीज़ें लेकर सीख कर जा रहे होंगे।
फिर भी कोई इशू आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है। डिस्कॉर्ड का चैनल आप सबको ईमेल के थ्रू जो है वो मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके डिस्कॉर्ड का चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो भी आपकी क्यूरी हो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्यूरी लिख के हमारी जो एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है वो आप सबको रिस्पॉन्स जो है वो उसका कर देगी। थैंक यू सो मच।